जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मलेरिया रोग। उसके क्या क्या लक्षण हैं, अगर पॉजिटिव मलेरिया होता है तो क्या उपचार है और रोकथाम या सावधानी जिससे हमें मलेरिया रोग नहीं फैले तो हम समझते हैं। तो मलेरिया एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग तो जैसे वो भी होते हैं जिसे हम खांसते छींकते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं तो उससे भी संक्रमण फैलता है, या फिर बैक्टीरिया वायरस, तो उससे ये रोग नहीं फैलता। ये संक्रामक रोग उस टाइप का नहीं है। ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी होता है, एक कोशिकीय परजीवी प्रोटोजोआ जिसे प्लाज्मोडियम नाम का है, उसके कारण ये रोग फैलता है। और ये इसको फैलाने वाले दो होस्ट हो सकते हैं इसके, जिसके कारण ये फैलता है। एक तो मादा एनोफिलिस मच्छर जो संक्रमित हो, या फिर संक्रमित व्यक्ति जिसे उससे इन्फेक्टेड जो ह्यूमन होता है उसके कारण ये रोग फैल सकता है। जब मच्छर इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगा या फिर दूसरे को काटेगा तो उससे भी ये रोग फैलता है, एक से दूसरे में फैल जाता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ 5 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नोवेलेसी। तो ये 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं जिसमें कारण मलेरिया होता है। परंतु हमारे भारत देश में प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम और विवेक्स, ये 2 प्रकार के मलेरिया रोग होते हैं, इनके कारण मलेरिया रोग होता है। और सबसे जो डेंजर होता है वो प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम होता है, और सामान्य जो होता है वो विवेक्स होता है। उपरोक्त ये हमने दे रखा है, इसके अंदर मलेरिया पैरासाइट का जो हम लाइफ साइकिल बता रखा है ये, इसके कारण ये जो होता है मलेरिया फैलता है उस टाइप से हम समझते हैं उसको। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है उसके कारण ये होता है। तो जब हम ये ब्लड जब हमें कोई मच्छर काट रहा है और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, ब्लड वेसल में, तो जब इसी मलेरिया का मच्छर या मादा एनोफिलिस मच्छर जो होता है संक्रमित, वो जब हमारे को काटेगा, हमारे को जब तो उसके जो सलाइवा होते हैं नाक से, जो उसके डग से जो सलाइवा निकलता है तो हमारे ब्लड में सर्कुलेट मिल जाता है जाके। ये देखा ग्रीन ग्रीन कलर का, ये हमारे सलाइवा जो इसमें हो गया, जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे इसके अंदर मिक्स हो गया, और मिक्स होकर ये सीधा हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। और ब्लड में जाने के बाद सबसे पहले ये हमारा अटैक करता है लीवर के ऊपर। लीवर में जब ये जाता है तो पहले ये बता दूं आपको कि ये अलग अलग इसका चेंज होता रहता है। पहले ये छोटे होते हैं तो स्प्रोजेट्स बोलते हैं इनको, फिर धीरे धीरे इनका स्वरूप बदलते रहते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, बड़े होते हैं और डेवलप होते रहते हैं हमारे ब्लड के अंदर जाके, और हमारे सबसे ज़्यादा लीवर में जाते हैं। सबसे पहले वो लीवर में जाके जब हमारे स्प्रोजेट्स होते हैं, जब छोटे छोटे होते हैं ये जब लीवर में जाते हैं तो यहाँ पर इनको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है, अच्छे विटामिन वगैरह सभी न्यूट्रिशन मिल गए, और यहाँ पर ये अपने लीवर में हमारे जो लीवर सेल्स होती है इसमें आगे ये डेवलप होते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो जब ये लीवर में जाते हैं तो ये सीजर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जाके अपने यहाँ पर फिर जाते हैं, ये लीवर के अंदर, लीवर सेल में जो हमारे हेपेटोसाइट होते हैं उसके अंदर जाके ये लीवर सेल में जाके ये अपने आप को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं और मेच्योर होने की बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये अपने आप को इनमें धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट हो जाता है। और बाद में जब ये क्या करते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो फिर ये अधिक संख्या में होने के बाद ये हमारे जो ब्लड की लीवर सेल से होती है, जो हेपेटोसाइट होती है, उसको भी ये बस्ट कर देते हैं, उसको फाड़ के ये बाहर निकल जाता है। तो जब ये फाड़ के जब बाहर निकलते हैं तब ये मेरोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, जब ये इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये हमारे लीवर को इफेक्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय का मतलब खराब करते हैं ये लीवर सेल्स को। उसके बाद ये जब आगे निकलते हैं तो हमारी आरबीसी में जो ब्लड सेल्स होती है, और आरबीसी की जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें जाके उनको इफेक्ट करते हैं और उनको नष्ट करने का काम करते हैं। उनमें जाके ये जब ये जाते हैं तब ये मेरोसाइट्स होते हैं और ये ट्रोफोसाइट्स बन जाते हैं उसके अंदर जाके, और ज़्यादा डेवलप होते हैं और मेच्योर हो जाते हैं ये, और इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ती है। मेच्योर होने के बाद ये ट्रोफोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये फिर जब जाते हैं तो ये हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसको भी ये बस्ट कर देते हैं, उनको उसको फाड़ के फिर ये बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल के जब ये जाते हैं तो फिर ये आगे बढ़ के जब ये मेच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से तो ये गेमेटोसाइट्स बनाते हैं। गेमेटोसाइट्स जो होते हैं इसमें जो मतलब ये कह सकते हैं कि नर और मादा जो दोनों टाइप के ये बन जाते हैं, मतलब या स्पर्म या एग दोनों टाइप के ये बन जाएंगे गेमेटोसाइट्स। और ये गेमेट बनने के बाद में जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो गएंगे अब ये, और ये दूसरा स्प्रोजोइट्स बनाने के लिए तैयार है। तो जब हमें कोई भी मच्छर इन्फेक्टेड हो, मच्छर या सामान्य मच्छर कोई भी होगा वो हमें काटेगा, तो ये जो गेमेट्स होंगे वो एग और स्पर्म दोनों जाएंगे, वो मच्छर में चले जाएंगे और मच्छर में जाके ये फर्टिलाइज होंगे और ये मच्छर के अंदर भी जाके वापस स्प्रोजोइट्स बना देते हैं। और फिर जब ये मच्छर किसी सामान्य व्यक्ति को काटेगा तो उसके अंदर भी ये मलेरिया के स्प्रोजोइट्स उसमें छोड़ देगा और ये प्लाज्मोडियम उसके अंदर भी चला जाएगा और वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस टाइप से ये मच्छरों से भी फैलता है, और जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होगा उस दूसरे सामान्य व्यक्ति को काटेगा तो उसके अंदर भी ये प्लाज्मोडियम उसमें चला जाएगा और वो भी मलेरिया का रोग बन जाएगा। तो इस टाइप से ये मलेरिया का सर्किल चलता रहता है, लाइफ साइकिल है इसका, ये मलेरिया पैरासाइट्स का, प्लाज्मोडियम का। इस टाइप से ये मलेरिया रोग फैलता रहता है। तो अब हम समझते हैं कि ये मलेरिया रोग इस टाइप से फैलता है। अब हम समझते हैं इसके लक्षण क्या है। तो जब ये इतना सब प्रोसेस होता है तो इस टाइम में क्या होता है कि इसमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस में, इस प्रोजेक्ट्स को सीजोइड बनने में, मेरोसाइट बनने में, ट्राफोजोइड बनने में और गेमेट बनने के अंदर इनमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। कहीं अगर प्रभावशाली होता है तो 1 दिन में भी बुखार आ जाता है इंसान को, या फिर 3 दिन 4 दिन में 5 दिन में भी बुखार आता है अगर हल्का असर होता है, या इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो लंबे टाइम बाद इसका असर दिखता है। तो क्या होता है जब इसका असर दिखता है, जब ये हमारे जब स्प्रोजोइड तो ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जाता है, ये प्रोटोजोआ, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। उस टाइम पे वो एक्टिव होता है तो उसको पता पड़ता है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में गलत हो रहा है। तो जो उस टाइम हमारे को जब एक्टिव होता है तो हमारे इनसे लड़ते हैं, तभी हमारे को तेज़ बुखार हो जाता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस टाइम पर हमें तेज़ सर्दी लग के बुखार आता है, कब कभी छूटती है। इसके समय पे हमें तेज़ सर दर्द होएगा, बदन दर्द होएगा, पसीना आएगा, तेज़ पसीना आके ये बुखार जब हमें ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ ठंड लग रही है, हम 2 या 3 रजे ओढ़ लेते हैं, तब जाके फिर ये बुखार थोड़ा नॉर्मल होता है और तेज़ पसीना आके हमारा बुखार उतरता है। और उसके बाद में इसके लक्षणों में जैसे मांसपेशियों में दर्द होता है, हमें बेचैनी और कमजोरी रहेगी, उल्टी होएगी, जी घबराएगा, अपच होएगा, दस्त होएगी। और इस टाइप से जो सामान्य जो लक्षण होते हैं मलेरिया के वो ये होंगे। क्योंकि इनका कारण ये है कि देखो जब इन्फेक्ट होएगा, हमारे शरीर में कुछ इन्फेक्शन आएगा तो हमें जब इम्यूनिटी सिस्टम लड़ेगा तो हमें तेज़ बुखार आएगा, सर्दी लग के बुखार आता है।
और सर दर्द होगा, कमजोरी हो जाएगी, हमारे बदन दर्द होगा, क्योंकि हमारे में जब लीवर सेल्स डैमेज होंगे तो हमें बेचैनी होगी, कमजोरी होगी, उल्टी होगी, अपच हो जाएगा, हमें खाना पचेगा नहीं, दस्तें हो जाएगी। इस टाइप से ये हमारे लीवर के कारण, लीवर डैमेज होने के कारण हमारे में ये लक्षण दिखाई देता है। और जो कमजोरी और बदन दर्द, मांसपेशियों में जो दर्द होता है, वो हमारे ब्लड सेल्स जो बस्ट हो रहे हैं और ब्लड सेल्स नष्ट होंगे, खराब होंगे, तो ये जो हमारे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हम जैसे पढ़ चुके हैं पिछली बार में। और जो हमारे आरबीसी होगी उसको भी हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर आरबीसी से हमारे हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन हमारे सब सेल्स में जाती है। तो इस टाइप से ये चलता रहता है और हमें इस कारण हमारी ये हमें बुखार आता है और कमजोरी महसूस होती है। और कुछ गंभीर, जब ज़्यादा प्रभावशाली मलेरिया हो जाता है, हमारा गंभीर मलेरिया जो होता है, उसमें कारण ये जो ऊपर के लक्षण है ये तो होते ही हैं, इसके अलावा ये लक्षण भी पाए जाते हैं। जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, हमारा लीवर इनलार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसमें लीवर डिजीज होंगे, इसके अंदर इसमें ये लीवर के सेल्स को जो उसको डैमेज करता है ये मलेरिया के कारण, पैरासाइट के कारण। तो ये मलेरिया हमारा डैमेज होता है, ये लीवर डैमेज होता है, इस कारण से हमारा ये लीवर इनलार्ज हो जाएगा। हमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमें सांस भी तेज तेज लेना पड़ेगी, हमें श्वसन दर जो होती है वो तेज हो जाएगी। और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, वो अगर डेड होगी तो हमें रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके कारण हमें पीलिया भी हो जाता है, हमारा बिलिरुबिन बढ़ जाता है। और दिमागी बुखार जब ये ज़्यादा होता है, ये जो ब्लड सेल्स टूटेंगे और जिसके कारण जगह जगह जाके ब्लड सेल में आके ब्लॉक करते हैं, या अगर दिमाग में चढ़ गया तो इस कारण ये हमारा दिमागी बुखार हो जाता है। और जो हमने पीलिया जो पढ़ा है, स्प्लीन जो होता है, जो जिसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। उसका कारण बढ़ने का कारण ये है कि जब हमारे ब्लड सेल्स जो आरबीसी है ये डेड हो जाएंगे, उसके टुकड़े हो जाएंगे और वहाँ जाके ये पीलिया में जाके इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाके ये डेड होते हैं। और तो जब वहाँ जाएंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा पीलिया का, स्प्लीन का, और हमें चक्कर आता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चक्कर आएंगे, दिमाग में कमजोरी हो जाएगी, तो और खून की कमी हो जाएगी मेन। तो इसके अंदर जब होता है एनीमिया रोग हो जाएगा, क्योंकि इतने ब्लड सेल्स वगैरह टूटते हैं, डैमेज होंगे, तो इस कारण ये हमें ब्लड खून की कमी हो जाएगी, जिससे हम एनीमिया रोग भी हो जाएगा, होने का डर रहता है। तो ये इसके मेन लक्षण है मलेरिया होने के। अब इसको हम, इतना गंभीर बीमारी है तो हमें इसको उपचार के लिए, अब इसको क्या क्या होता है इसके अंदर उपचार के लिए, ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है, जो मलेरिया पैरासाइट्स जो होता है, एमपी बोलते हैं इसको, मलेरिया पैरासाइट, इसका टेस्ट होगा। एक तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसे एंटीजन टेस्ट बोलते हैं, और मॉलिकुलर टेस्ट होता है जिसे पीसीआर टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। इस टाइप के हमारे, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे यही लक्षण होते हैं तो हमें डॉक्टर को जाएंगे तो हमारे ये इसको कंफर्म करने के लिए 3-4 तरह के टेस्ट कराते हैं डॉक्टर। और जब ये हमारे 2 या 3 बार में, कई बार तो क्या होता है कि ये एक बार में पॉजिटिव आता नहीं है, तो 2 बार 3 बार में जाके कई की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हमें पॉजिटिव आता नहीं है, लक्षण दिखते नहीं है। और जब ये पॉजिटिव आ जाता है तो गंभीरता से हमें डॉक्टर के द्वारा पूर्ण इलाज लेना चाहिए, हमें सीरियसली डॉक्टर से जो इलाज होता है वो कंप्लीट कराना चाहिए, इसको आधे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है। और डॉक्टर के अनुसार ही हमें भोजन या फल का सेवन करना चाहिए, जो जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वही हमें खाना खाना चाहिए, और फल का फ्रूट जो भी दूध वगैरह जो होता है उसका सेवन करना चाहिए। तो इस टाइप से इसको हमें सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इसके कई बार इससे बहुत ज़्यादा मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, और इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, तुरंत इसका इलाज लेना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए मलेरिया बीमारी को, क्योंकि ये हमारे लीवर को भी खराब करेगा, हमारी कमजोरी ज़्यादा हो जाएगी, दिमाग में बुखार चढ़ेगा तो दिमाग में नसों को ब्लॉक करेगा, और प्लिया अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो उसको फाड़ देगा, उसको प्लिया भी फट सकता है, और खून की कमी अगर ज़्यादा हो गई तो आदमी में बिल्कुल उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है इसका। तो इस टाइप से हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। अब इसको रोकथाम जो होता है, इसकी सावधानियाँ या रोकथाम, इसको हम मलेरिया को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मलेरिया को कम करने के लिए 2 या 3 मेन कारण है। पहला तो है हमें जो करना चाहिए वो हमें मच्छरों पर नियंत्रण करना चाहिए, मच्छर अगर नहीं होंगे तो ये मलेरिया रोग नहीं फैलेगा। और दूसरा जो होता है वो हमें होता है कि अपने मच्छर हमें नहीं काटें, उसके लिए हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए कि हमें मच्छर, जैसे पूरे तरह के कपड़े पहनना, और ऑटोमस वगैरह जो होते हैं ये मच्छर के स्क्रीन स्प्रे कोयल वगैरह इसका उपयोग करना। तो हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले हमें जो घर आसपास और घर के आसपास या कॉलोनी मोहल्लों में डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे मच्छरों को नष्ट करा जा सकता है। फिर जो गांव में जो तालाब गंदगी होती है उसके अंदर डाल देते हैं, गंदे तालाब वगैरह होते हैं, तो उसमें भी ये हमारे प्लाज्मोडियम जो होता है वो वहाँ पर पैरासाइट होते हैं, वो वहाँ पर वो तालाब के किनारे भी इकट्ठे हो जाते हैं। और कीटनाशक, तो हमें इसके साफ करने के लिए तालाबों को साफ रखना चाहिए, गंदगी नहीं डालनी चाहिए, और कीटनाशक वगैरह का छिड़काव करते रहना चाहिए, उसमें मिट्टी का तेल वगैरह जो होता है जिसके कारण ये प्रोटोजोआ आता है ये नष्ट हो जाए। और जो कई बार होता है सड़कों पे या गली मोहल्लों में गड्ढे भरे रहते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, और गंदा पानी इकट्ठा होने के कीचड़ का आता है, जो गंदगी हो जाती है उसके कारण ही मच्छर इकट्ठे पनपते हैं। तो हमें इससे गड्ढे वगैरह हो तो उस पर मिट्टी डाल के उसको भर देना चाहिए, जिससे ये गंदगी ना फैले। और हमें घरों के आसपास कूड़ा कचरा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होना। और जो हमारे टंकी कूलर आदि होते हैं, जैसे कूलर में कोई लोग पानी भर के छोड़ देते हैं और काफ़ी टाइम तक वो 2-3 महीने तक गंदा सड़ता रहता है, तो पानी को हमें अगर यूज़ में नहीं आ रहा तो उस पानी को डोल देना चाहिए और कूलर को साफ रखना चाहिए। या टंकी जो होती है हमारे पीने की टंकी या जो पानी की टंकी होती है उसको भी हमें टाइम टाइम पे साफ करना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होती है, उससे मच्छर पनपते हैं, तो उसको भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारे जो खिड़की दरवाजे जो होते हैं उनको भी जालीदार बनाना चाहिए, रखना चाहिए हमें, ताकि क्या मच्छर कमरों में नहीं आवे और हमें काटे नहीं। और रात को सोते समय हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, जिससे मच्छर का सावधानी, मच्छर हमें दूर रहे। और मच्छर मारने वाली जो क्रीम स्प्रे कोयल आदि जो होती है उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि मच्छर घर से बाहर रहें और काटे नहीं हमें। और दूसरा, जो पुराने बर्तन टायर वगैरह जो होते हैं, जो स्क्रैप पड़ा रहता है उसके अंदर भी पानी भर जाता है, तो उस पर भी हमें टाइम टाइम पे साफ सफाई रखना चाहिए, उनमें पानी भरा नहीं रखना चाहिए और सूखे रखना चाहिए उन चीज़ों को। तो इस टाइप से ये सावधानियाँ और इसको बरतेंगे तो हमें मलेरिया जो होगा वो फैलेगा नहीं। तो ये जो जानकारी होती है इसको समय समय पे हमें सब लोगों को पहुँचाना चाहिए,
काफ़ी पिछले कुछ वर्षों से हमारे भारत में मलेरिया काफ़ी कम हो गया है और हमें पूरा इसको नष्ट करने के लिए हमें जो इसकी सावधानियाँ, जो इसकी जो जानकारी है पूरी सही जानकारी, वो हमें सब लोगों तक पहुँचाना चाहिए, जिससे अच्छी जानकारी फैले और मलेरिया नहीं फैले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।